हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है रात के 8 बजे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री प्राप्त हो जाती है। और अपन टॉपिक वाइज सीरियल वाइज क्रमबद्ध थोड़ा डिटेल समझते हुए एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश कर रहे हैं, है ना। और जितने भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जी, जनरली एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बशर्ते एक चीज़ है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा रहे हैं और उन्हें याद भी कर रहे हैं। तो हमने पहला पार्ट आपको बता दिया था जागरण काल। इसके एमसीक्यू जिसने भी ना लगाए हों, इसको ना समझा हो तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, देख लें। दूसरा पार्ट आपको हमने बता ही दिया था। कौन सा था दूसरा पार्ट? साम्राज्यवाद। कौन सा था? साम्राज्यवाद। और तीसरा पार्ट हम आपको करवा ही चुके हैं जिसका नाम है अमेरिका की क्रांति। आज जो अपना टॉपिक वाइज है ना, सिलेबस के अनुसार आज जो टॉपिक अपन पढ़ने चल रहे हैं वो कौन सी क्रांति है? फ्रांस की क्रांति। इसके पहले पढ़ा था अमेरिका की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति। तो जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं चैनल से वो सभी जुड़ जाएं, क्योंकि आज अपन चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। और इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो सभी इस सेशन में अपन कवर करेंगे ना। थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, बाकी एमसीक्यू से ज़्यादा आपका पेपर में आएगा नहीं, है ना। तो बिना समय व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो जो भी बंदा या बंदी पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा है वो बैठे, है ना, और करें शुरुआत इस नए सेशन की एक उत्साह और ऊर्जा के साथ। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो पहले थोड़ा सा सुनिए। फ्रांस की क्रांति, देखो कोई भी क्रांति होती है किस लिए? आज़ादी के लिए। किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो अमेरिका की क्रांति भी हुई थी आज़ादी के लिए, तो फ्रांस की क्रांति हुई आज़ादी के लिए। और फ्रांस की जो क्रांति हुई ये आपको हम बता दें, ये हुई थी सन 1789 में। सन 1789 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में। और इसके साथ इस फ्रांस का जो शासक था उसका नाम याद रखना। उस शासक का नाम था लुई 16। लुई 16। तो फ्रांस के शासक का नाम था लुई 16, जिन्होंने फ्रांस को आज़ाद करवाया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में है सन 1789 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फैक्ट भी आप नोट डाउन करते चलिए। एक देखो, आपको एक चीज़ बताएं, वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी कथन, कहावतें, मुहावरे, स्टेटमेंट और नारा दिए गए हैं। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसने कौन सा दिया है स्टेटमेंट? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था वोल्टेयर ने। किसने कहा था? वोल्टेयर ने। और वोल्टेयर आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन सी। अगर वोल्टेयर की बात की जाए तो वोल्टेयर फ्रांस के क्या थे? लेखक। ये कई बार आया है। फ्रांस के लेखक व दार्शनिक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? वोल्टेयर को। फ्रांस के लेखक व दार्शनिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसने लिखी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, लेटर्स ऑन इंग्लिश। तो जो लेटर्स ऑन इंग्लिश लिखी है ये भी किसकी रचना है? वोल्टेयर की। किसकी है? वोल्टेयर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको हमने शायद बताया था कि इंग्लिश साहित्य कि जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इंग्लिश साहित्य का पिता किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो कानून की आत्मा ये जो रचना है ये किस व्यक्ति की है ये आपको बताना है। तो ये है मोंटेस्क्यू। 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 तो कानून की आत्मा किसने लिखी? मोंटेस्क्यू ने। इन्होंने ही शक्ति का विभाजन किया है ना, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। किसने? मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसने कहा था? तो कथन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लुई 16।
किसने कहा था? लुई 16, जो ऑप्शन सी है अपना ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? जी देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, हम आपके सामने लाए हैं, तो थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबस्पियर। रॉबस्पियर यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, तो ये है रॉबस्पियर का कथन, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई? तो ये आपको बताना है कि ह्यूमन राइट्स की घोषणा कब की गई थी। तो ह्यूमन राइट्स की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 26 अगस्त सन 1789 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस सेशन का लिब्रे क्या था? तो आपको पता होना चाहिए लिब्रे क्या था। तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। उठाइए पेन और लिखिएगा फैक्ट कि इस जो फ्रांस की मुद्रा थी पहले लिब्रे थी, इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। 1794 में इस मुद्रा को क्या कर दिया गया था? समाप्त। और वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। तो पहले थी लिब्रे जो सन 1794 में समाप्त हो गई थी, अब वर्तमान में मुद्रा है यूरो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो ये आपको बताना है। तो किसका शासन था? लुई 16, जो आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी में, जो अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एस्टेट से क्या अभिप्राय था? तो एस्टेट क्या है जी आपको बताना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फैक्ट भी लिखती है। चलिए, तो एस्टेट क्या था? तो फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन ही क्या कहलाता था? एस्टेज। अपन फ्रांस के समाज को देखें तो फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? फ्रांस का समाज जो है वो 3 भागों में बटा था। इसमें क्या आते थे? प्रथम, तो प्रथम वर्ग के लोगों को कहा जाता था पादरी। ध्यान रखना जी, पूछे जाते हैं। फ्रांस का समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बटा था। प्रथम वर्ग के व्यक्तियों को पादरी कहते थे, द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों को कुलीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलीन। और तृतीय वर्ग के व्यक्तियों को दलित में आते थे, इसमें सब आ जाते थे व्यापारी वगैरह, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन आ गया, द्वितीय एस्टेस में कौन लोग शामिल थे? तो आपको पता है प्रथम में कौन आते थे? पादरी। दूसरे में कौन आते थे? कुलीन वर्ग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना। द्वितीय में किसे रखा गया? कुलीन वर्ग को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था? तो आपको बताना है तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था, कौन सा वर्ग? तो अदालती कर्मचारी थे, तृतीय में बड़े व्यवसायी थे, किसान थे, यानी दलित थे। लेकिन कुलीन वर्ग था जी था द्वितीय स्टेट में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पादरी किस एस्टेट किस अंतर्गत शामिल था? तो पादरी को रखा गया प्रथम वर्ग में। किस वर्ग में? प्रथम वर्ग में। कुलीन को रखा गया द्वितीय वर्ग में, और दलित थे, है ना, उन्हें तृतीय वर्ग में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो आपको बताना है कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। तो लगभग कितना? 90%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। तो राज्यों को दिया जाने वाला जो कर था वो किससे अलग था, किसे नहीं दिया जाता था? तो ये बताना है आपको। तो किसे नहीं दिया जाता था? पादरी को। बाकी व्यवसायी को दिया जाता, वकील देते थे और छोटे किसान थे, लेकिन पादरी नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? तो प्रत्यक्ष टैक्स कौन सा था? तो वो था टाइल। कौन सा था? टाइल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो धार्मिक कर कौन सा था? तो ये भी कौन सा था? टायद। कौन सा था? टायद। टाइल नहीं, टायद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो जी आपको बताना उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो कितनी थी? 2.8 करोड़।
2.8 करोड़। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? लॉक। लॉक किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी में, तो सी अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? तो ये गठन कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1789 में, जब फ्रांस की क्रांति आई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? आपको पता है दुनिया का सबसे पहला संविधान कहाँ लिखा गया? जी अमेरिका का था, है ना। लेकिन फ्रांस में सबसे पहले संविधान कब बना? जी आपको देखना है। तो फ्रांस का संविधान तैयार कब हो गया था? सन 1791 में। सन 1791 में, ध्यान से सुनना। तो अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? सन 1791 में। आपको एक चीज़ बताएं, संविधान की शुरुआत एक असेंबली की द्वारा की गई थी। उस असेंबली का नाम है नेशनल असेंबली। याद रखना, उस असेंबली का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। भारत का संविधान तो सबसे बाद में लिखा गया, पहले था नेशनल असेंबली। इसने सन 1789 में संविधान की रीढ़ रखी, संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। नेशनल असेंबली के द्वारा सन 1789 में संविधान बना। फिर 1791 में फ्रांस का संविधान लिखा गया, है ना। और नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य था संविधान गठित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सन 1791। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट भी लिखते चलिए। फ्रांस गणराज्य कब बना? है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो फ्रांस गणराज्य बना था, ये बना था सन 1792 में, क्योंकि 1791 में इसका क्या लिखा गया? संविधान बना। सन 1792 में गणराज्य बना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन का भाई काफ़ी शक्तिशाली राजा था, और ये फ्रांस का सम्राट बना था कब? तो जी बताना है आपको। तो फ्रांस का सम्राट बना था सन 1792 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। और फ्रांस एक गणतंत्र बना था कब? सन 1792 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रांस गणतंत्र कब बना था? सन 1792 में। भारत एक गणतंत्र कब हुआ जी? इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। तो फ्रांस एक गणतंत्र बना था सन 1792 में, और तभी नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। और सन 1793 में आपको बता दें कि लुई 16 थे, है ना, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में मुख्य उद्देश्य था। तो लुई 16 की हत्या हो गई थी। और एक चीज़ और है, नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिए कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन भाई साहब को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो जी वाटरलू की लड़ाई आपको बताएं, जी हुई थी 18 जून सन 1815 में। वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? तो जी हुई थी नेपोलियन, एक तरफ नेपोलियन था, और एक तरफ देखें तो ब्रिटेन, रूस और हंगरी ये थे, और जिसमें हार किसकी हुई थी? नेपोलियन की, है ना। तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी ऑप्शन सी में 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई रूसो के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें किसके बारे में बताया गया था? लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या की गई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तीसरा एस्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका किसने लिखी? तो ये पुस्तिका किसने लिखी ये आपको बताना है। तो ये पुस्तिका लिखी आबेसिये।
और आवेशी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है? 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ये अपना करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जैकोबिन क्लब क्या था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब था छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब। छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब ही जैकोबिन क्लब कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16 के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? तो कौन थे? तो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? है ना। तो ये आतंक का राज फ्रांस में किसने स्थापित किया था? पहले हम बताएं जी कब से कब तक हुआ था। तो सन 1793 से 94 के बीच में यह समय था आतंक का राज। और ये स्टार्ट जो किया था वो किया था रॉबेस्पियर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गिलोटिन क्या था? ये आपको बताना है। तो गिलोटिन सिर पर धड़ से अलग करने वाली मशीन। क्या होता था आतंक के राज के समय फ्रांस में? कोई जो दुर्बल राजा का कहना नहीं मानता था उसे सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उसके लिए एक मशीन बनी थी जिसका नाम था गिलोटिन, और इस मशीन को तैयार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था गिलोटिन, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो जी आपको बताना है कब चढ़ाया गया था। तो जी चढ़ाया गया था सन 1794 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो जी कब हासिल हुआ? 1946 में। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1946 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो जी कब पारित किया? तो 1794 में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? है ना। तो जी कहा था। तो जी कहा था, क्या कहा था कि महिलाएं जो हैं वो काम करने के लिए बनी ही हैं, वो घर का बर्तन वर्तन झाड़ू माड़ू संभालें, बाहर ना आए पुरुषों की अपेक्षा। तो पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं, ये कहा किसने था? तो जी कहा था सौमित्र ने। किसने कहा था? सौमित्र ने। सौमित्र आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। लेकिन ये गलत कथन कहा था, लेकिन याद करना पड़ेगा, पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बास्तील। तो ये बास्तील क्या था? तो यह फ्रांस में किले की एक जेल थी। करेक्ट। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे। करेक्ट। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। करेक्ट। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझिए। लुई 16 किस राजवंश से संबंध था? तो लुई 16 का किस राजवंश से संबंध था ये आपको बताना है। तो किस राजवंश से? बुर्बो राजवंश से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था सन 1774 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं थे। तो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, व्यवसायी और किसान वर्ग था, लेकिन सम्राट नहीं था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किन एस्टेटों को कर्जों से छूट प्राप्त थी? तो किन से छूट प्राप्त थी ये बताना है आपको। तो प्रथम और द्वितीय एस्टेट्स दोनों को कर से छूट प्राप्त थी, बाकी सभी को कर देना होता था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 43, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? जॉन लॉक ने। किसने रखा था? जॉन
लोक ने। और जी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी जो अपना करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो फ्रांस के संविधान में बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना था, ये भी सही है। इसने स्त्री और पुरुष के अधिकार की घोषणा की, करेक्ट। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार है, सही है। लेकिन इसमें बोलने की आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो कब ये आदेश पारित किया था? तो ये किया था सन 1789 में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो जी कौन सा था ये बताना है। तो जी था जैकोबिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस आरोप में लुई 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई? तो किस आरोप में? राजद्रोह के आरोप में लुई 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो जी आपको बताना है। तो कौन नहीं थे? तो छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन पादरी वर्ग नहीं थे जो प्रथम वर्ग था समाज का। तो ये नहीं थे इसके अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जैकोबिन का नेता कौन था? तो जैकोबिन का जो नेता हुआ करता था वो था रॉबेस्पियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को बताने के पहले आपको क्वेश्चन कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। यदि रूसों का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? तो कथन ज़्यादातर पूछे जाते हैं विश्व इतिहास में, है ना। तो यदि रूसों का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था नेपोलियन। और आपको पता है आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। तो इसी भाई साहब ने कहा था कि यदि रूसो ना होते तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसा लग रहा है ना। ऑब्जेक्ट की सहायता से आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश हो रही, बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि आप इन्हें क्वेश्चन को लिखें, याद करें। तो चलते हैं, है ना, नेक्स्ट। और एसएससी जीडी के पार्ट भी देखते रहो आप, है ना। चलते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।